कमेंट्री में हर्षा भोगले ने बोला था बॉलर के पास 3 पेस वेरिएशन होती है, देयर इज फास्ट, देयर इज मीडियम एंड देन देयर इज स्लो, बट रजत भाटिया के पास 3 पेस वेरिएशन विच इज स्लो, स्लोअर एंड स्लोएस्ट। सब लोग बोलते कि तेज बॉलिंग करो, आपको कैसे पता चला कि स्लो बॉलिंग कुड आल्सो बी अ वेपन एंड व्हेन डिड यू रियलाइज दिस? देखो, कोई भी जो बॉलर बनना चाहता है, खासकर फास्ट बॉलर बनना चाहता है, वो स्लो बॉलर नहीं बनना चाहता। या फिर वो या तो स्पिन करेगा या फिर वो बैट्समैन बनना चाहेगा। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत धीरे था, 125 130 के करीब की मेरी स्पीड थी, बट क्योंकि मेरे को इंजरीज इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि मेरी जो स्पीड थी वो मुझे अपने आप ही धीरे करती हो अपने आप होनी स्टार्ट हो गई। कि मुझे ये लग रहा था कि यार नहीं यार, अब मैं बहुत ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा रनअप रखने की ज़रूरत नहीं है, विकेट कीपर को पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, विकेट कीपर ऊपर रखना ही बेटर है। तो कभी कभी विकेट कीपर जब पीछे चला जाता था तो मैं उसको खुद डांटता था कि भाई क्या कर रहा है, ऊपर रहे। ज़्यादातर होता उल्टा है कि फास्ट बॉलर में अगर विकेट कीपर ऊपर आ जाए तो वो डांट मारता, और मैं उसको देख के कहता नहीं भैया मेरा कैच कैरी नहीं होगा, तू ऊपर रहे। बट जब मैंने IPL खेलना स्टार्ट किया ना, तब एक ऐसी सिचुएशन थी कि जब मैं पहला गेम खेला और मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि यार यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्पीड पे, जिस स्पीड पे मैं बॉल डालता हूँ, अगर मैं कंसिस्टेंटली इसी स्पीड पे बॉल डालूंगा ना तो मेरे को कोई भी 4 ओवर में 50-40 बड़े आराम से मारेगा। बट क्योंकि इतनी ज़्यादा पाटा विकटें मिलती हैं, आपको पता ही IPL के अंदर, अब मेरे पास जो वेपन था वो यही था कि मैं स्लोअर वन उस टाइम पे भी फेंकता था, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। तो IPL में सबसे पहले मेरे सामने ही शेन वॉटसन आ गया जब मैंने बॉल अपना IPL का कैरियर स्टार्ट किया। तो मैंने पहली बॉल उसको नॉर्मल डाली, दूसरी बॉल स्लो रन रखी और वो एक से यूँ झूल सा गया। तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार नहीं, इस पे काम किया जा सकता। आप बहुत मैं कहूँगा कि अच्छे लीडर्स के अंडर खेले, मतलब देयर वाज गौतम गंभीर एट KKR जहाँ पर अपना IPL जीता, देयर वाज सहवाग व्हेन यू वर एट दिल्ली डेयरडेविल्स, देयर वाज स्टीव स्मिथ हु वाज ऑस्ट्रेलियाज कैप्टन, एंड इवेंचुअली देयर वाज MS धोनी एज वेल, द ग्रेट MS धोनी। तो इन सब में से आपको किसकी कैप्टनसी में खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और क्यों? देखिए, मैंने जब शुरुआत की थी तो वीरेंद्र सहवाग जी थे। अब अच्छी बात ये थी कि वीरेंद्र सहवाग ने मुझे ऑलरेडी डोमेस्टिक में देख रखा था, उसको पता था कि भाटिया किस टाइम पे यूज़ हो सकता है। उसके बाद जब मैं गया, कप्तानी आई गौतम गंभीर के हाथ में, तो उनको तो और भी पता था क्योंकि वो ज़्यादा डोमेस्टिक के मैचेस मेरे साथ खेले थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। तो उनको तो ये भी पता था कि हाँ कि भाई इसको फील्डिंग कहाँ करानी है, इसके घुटने बोले हुए हैं तो इसको यहाँ पे फील्डिंग मत करो। क्योंकि उस टाइम पे भैया मेरी तो वही हालत थी कि उनको ये पता होता था कि हाँ यार नहीं, ये किस टाइम पे क्या करेगा तो इस टाइम पे इनको लेकर आओ। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि किसी कप्तान का आपके ऊपर विश्वास, और दोनों कप्तान का मेरे ऊपर बहुत अच्छा विश्वास था। गौतम गंभीर का भी मेरे ऊपर, हाँ गौतम गंभीर की कप्तानी में मैं ज़्यादा खेला हूँ, वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में मैं 2 साल खेला हूँ, शुरू में मैं मैन ऑफ द मैच था उनकी कप्तानी में। तो वीरेंद्र सहवाग आपको कॉन्फिडेंस कैसे देते थे कि आप अगर आखिरी ओवर डाल रहे हो और बैटिंग टीम पहले कर रही है, तो वो ये कहते थे अगर 6 छक्के भी खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता था यार 6 छक्के कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप 4 भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2 तो फिर भी बचा लिए। गौतम गंभीर की कप्तानी क्या थी, गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा सीरियस, और वो चाहते हैं कि आपके अंदर से 100% निकले, क्योंकि उनका एटीट्यूड उस तरीके का खेलने का। तो फिर क्या होता है कि जब कप्तान उस तरीके का हो ना, तो फिर आपको भी अपना भी हिसाब किताब उस तरीके से रखना पड़ता है कि आप यू आर ऑन टोज ऑल द टाइम। बिल्कुल। तो वो चीज़ हमेशा रहती थी। फिर आए शेन वॉटसन थोड़ा सा उस तरीके के थे कि वो, क्योंकि मैं हमेशा फॉरेन प्लेयर को कप्तान मानता ही नहीं, उसका रीज़न है वो इसीलिए क्योंकि चाहे वो शेन वॉटसन हो या स्टीव स्मिथ हो, दोनों कप्तानों को डोमेस्टिक के बारे के प्लेयर्स के बारे में पता ही नहीं होता था कि कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर कितना खेला हुआ है क्रिकेट। तो वो उस तरीके के कप्तान थे कि भाई उनको डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में पता ही नहीं है, अगर 1 ओवर भी पिट जाए तो उसको हिम्मत ही नहीं होती थी कि वापस लेकर आए, या अगर 2 ओवर कर दिए तो उनको लगता था नहीं ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर खेल रहा है, उनको पता होता उस प्लेयर के बारे में, तो उनका विश्वास उसके ऊपर ज़्यादा होता था बैटिंग के। ये नहीं होता था कि नहीं यार ये इसको आउट कर सकता है। तो वो मैं बहुत पीछे थे वो कप्तान। हाँ, MS धोनी मैं 1 साल उनकी कप्तानी में खेला हूँ। जो लास्ट जो था वो स्टीव स्मिथ अगेन फिर अनफॉर्चुनेटली कप्तान बन गए थे मेरे। तो MS धोनी की कप्तानी कैसी थी कि वो बहुत न्यूट्रल रहते थे। न्यूट्रल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिसहार्टेड नहीं होना, हर सिचुएशन में एक तरीके से आपको वो काम दिखते थे। हालांकि हम उस सीज़न कोई भी मैच इस तरीके से जीते नहीं हैं, हम मेरे ख्याल से टेबल के लास्ट 2 पोजीशन में थे, बट कभी ऐसा लगा नहीं कि वो हमें डांट रहे हो या कुछ कह रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा वो। तो उनको पता था कि यार ये सीज़न इस तरीके का जा रहा है तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हर बार डिफरेंट कप्तान दिखे हैं
बट स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर की बात करें तो MS धोनी ज़्यादा है, क्योंकि आपको उनके रिवॉर्ड्स आपको देखे हैं किस तरीके से। देख लीजिए कि IPL कितनी बार जीती हुई साइड है चेन्नई, तो वो दिखते हैं। बाकी रोहित शर्मा और बाकी ये किस तरीके कप्तान है, हाँ विराट कोहली की कप्तानी में मैं खेला हूँ, उनकी अलग तरीके की कप्तान थी, वो तब बच्चे थे जब कप्तानी करते थे, बट अब तो वो मैच्योर्ड हो चुके हैं। एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन आ रहा है, हर पेरेंट ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अगर मैं क्रिकेट में डालूं या किसी भी स्पोर्ट में डालूं तो उसकी सही एज क्या है। तो अगर किसी भी बच्चे को उस क्रिकेटर बनने की जर्नी पे डालना है तो एक पेरेंट को किस एज पे वो सोचना चाहिए? आई थिंक मेरे हिसाब से 6 से 7 साल की एज बेस्ट एज है किसी भी क्रिकेटर को स्टार्ट करने की, क्योंकि जो क्रिकेट जर्नी है वो भी एक स्कूलिंग है। जैसे स्कूल में आप नर्सरी से 12th क्लास तक जाते हो तो उसमें आपको 12 से 14 साल लग जाते हैं। क्रिकेटिंग जर्नी भी एक ऐसी ही जर्नी है, आप उसको शॉर्ट टर्म में फुलफिल नहीं कर सकते। आप उस एक क्रिकेटर को अगर सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंट एज वाइज आपको वो फेज पता होना चाहिए कि इस फेज में मुझे ये करना है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए 7 से 10 साल थोड़ा सा रिक्रिएशन गेम की होती है। रिक्रिएशन गेम के साथ साथ इस एज का बच्चा सबसे अच्छे तरीके से सीखता है, क्योंकि वही तरीका होता है एज अ कोच 7 साल के बच्चे को उस गेम में खुश रखने का, कि उसको गेमिंग के थ्रू हम फिटनेस करा रहे हैं, उसको गेमिंग के थ्रू हम ड्रिल्स करा रहे हैं, स्किल्स उसकी इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एज है 17 से 10, उसकी बेसिक्स इंप्रूव करने की, उसकी स्किल्स इंप्रूव करने की। 10 से 12 हम उनको प्रैक्टिस मैचेस देते हैं ताकि वो जब अंडर 14-16 ट्रायल के लिए रेडी हो रहे हो तो उनको उससे पहले एक्सपीरियंस हो कि मैचेस में होता क्या है, परफॉर्मेंस होती क्या है, हार होती क्या है, जीत होती क्या है। हार जीत की आदत उनको उस टाइम तक लग चुकी हो जब उनको प्रोफेशनली क्रिकेट करियर अपना स्टार्ट करना है। अंडर 14-16 से किसी भी बच्चे का प्रोफेशनली करियर स्टार्ट हो जाता है। मुझे अंडर 14 स्टेट सिलेक्शन में जाना है, मुझे अंडर 16 स्टेट सिलेक्शन में जाना है। बट अगर उसको ये पता ही नहीं होगा कि मुझे उससे पहले करना क्या है, मैचेस होते क्या है, मैचेस में परफॉर्मेंस कैसे होती है, मैचेस में डाउनफॉल कैसे आता है, मैचेस में रन्स रेगुलरली कैसे बनते हैं, तो उसके लिए उसको 12 साल या 14 साल तक, जब तक वो हो 200, 250, 150 मैचेस का एक्सपीरियंस हो, फिजिकली वो तब तक फिट हो चुके हों, मेंटली उसको उनके कोचेस ने वर्क किया हो, और आप उस टाइम तक पूरा प्रिपरेशन आपका हो कि बेसिक्स आपके कंप्लीट हैं, कुछ स्किलफुल शॉट्स आपके ऐड ऑन हो चुके हैं, ताकि जब वो 14 या 16 मैचेस में जाए या स्टेट में सिलेक्शन हो तो वो अपनी स्टेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और जल्दी से जल्दी अपने सक्सेस को अचीव करने का एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़े। आजकल अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स, अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल्स, इन सब का एक ट्रेंड सा चल गया है। लोग बेसिक्स को छोड़ के, मैंने ये भी देखा है कि इस पे डायरेक्टली मूव करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, क्या हमें अपने बेसिक्स पे फोकस करना है, क्या हमें अनऑर्थोडॉक्स पे मूव करना है क्योंकि क्रिकेट फास्ट हो रही है, और भी बहुत सारे रीजंस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन सब स्टूडेंट्स को जो एग्जैक्टली इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं? हर प्लेयर की एक पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। कोई प्लेयर छक्के अच्छे मारता है, कोई प्लेयर ग्राउंडेड अच्छा खेलता है, कोई प्लेयर लंबी इनिंग अच्छी बिल्ड करता है, कोई प्लेयर स्वीप अच्छा खेलता है, कोई कवर्स के ऊपर से, कोई स्कूप शॉट। डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स शॉट्स आ गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, पहले T20 क्रिकेट नहीं होती थी, अब T20 क्रिकेट आने से क्रिकेट काफी फास्ट हो गई है। बैटिंग, फील्डिंग, आपकी बॉलिंग, हर चीज फास्ट हो गई है। तो टाइम के साथ साथ आपको चेंज होना चाहिए, बट उस चीज को देखते हुए कि ये बहुत फास्ट क्रिकेट हो गई है, मुझे ये शॉट्स खेलने हैं। आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को मत भूलो, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। क्रिकेट डेज भी होती है, क्रिकेट वनडे भी होती है, क्रिकेट T20 भी होती है। हिंदुस्तान के लिए आप डेज क्रिकेट भी खेल सकते हो, वनडे क्रिकेट भी खेल सकते हो, T20 क्रिकेट भी खेल सकते हो, तीनों क्रिकेट भी खेल सकते हो। बट अगर आप अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स हैं, आपके पास हिटिंग पावर अच्छी है सिक्स मारने की, और आप बाउंड्रीज में ज्यादा डील करते हो, तो उसमें आप अगर ये सोचोगे कि यार T20 का तो मैं परफेक्ट प्लेयर हूं, बट मैं अब डेज का प्लेयर और बन जाता हूं,
मैं बाहर की बॉल छोड़ना सीखता हूँ, मैं 2000 बॉलें खेलूंगा, मैं इतने डिफेंस करूंगा, अपना डिफेंस थोड़ा इंप्रूव कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपना ड्राइव भी इंप्रूव कर लेता हूँ। वो प्लेयर ना T20 का रहेगा, ना वो वनडे का रहेगा, ना वो डेज का रहेगा। जिसका जो डिपार्टमेंट है जाने दो ना भाई। राइट सर। हर चीज में हाथ मत मारो। बहुत क्रिकेट है आज के टाइम, IPL है, रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, मुश्ताक अली है, उसके बाद आप कहीं जॉब लग जाते हो, वहां के लिए खेलते हो, अपनी स्टेट्स के लिए खेलते हो, अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलते हो, आप इंडिया भी खेलोगे तो उसमें भी आप वनडे T20 डेज क्रिकेट है, बहुत क्रिकेट है। अपने माइंड का संतुलन ठीक रखो। अब आप अपने गोल्स बनाओ, अपने कोच से बात करो कि मैं किस लेवल का प्लेयर हूं या किस लेवल का बॉलर हूं, कौन सी फील्ड मेरे लिए परफेक्ट है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो, उस हिसाब से आप अपने गेम को इनहांस करो। एज में एथलेटिक्स में आना, इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट में आना, वो जर्नी की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए। कंपटीशन था बच्चों का, तो शाम को पहले तो मैंने सोचा था कोरोना से पहले एक बार कि इनको मास्टर स्पोर्ट्स ट्राई करवाऊं, लेकिन कोरोना के टाइम पे बीच में 2 साल हमारे कोई गेम नहीं हो पाया। एट दैट टाइम जैसे दिसंबर 2021 में जब मेरे पास शॉटपुट था तो मैं शाम को इनके पास गया, तो रात को 8 बजे के आसपास की बात है, तो इन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा दिया नहीं, क्योंकि ये रात को जल्दी सो जाती है, एट दैट टाइम ये स्लीपिंग मोड में ही थी। तो लेकिन अगले दिन सुबह सुबह जब ये 5 बजे उठ के मेरे पास आई और इन्होंने खुद वो शॉटपुट मुझसे मांगा, तब मैं इनको ग्राउंड में लेके गया अर्ली मॉर्निंग। तो तब इन्होंने 3-4 थ्रो किए, थ्रो करने के बाद बोले ये तो मैं फेंक लूंगी। तो एट दैट टाइम जब मैंने इनका मेजर किया तो वो जो पहली बार में ही थ्रो था वो नेशनल रिकॉर्ड था। तो उसी टाइम से फिर मुझे लगा कि इनको मास्टर स्पोर्ट्स में लेके जाना चाहिए, तो फिर पहला स्टेट खिलाया इनको लास्ट ईयर अप्रैल में, तो इस तरह से इनकी शुरुआत की। राइट। तो जब इन्होंने पहला स्टेट खेला तब ये कितने साल की थी? एट दैट टाइम 94 ईयर्स। वाह, आई थिंक 94 की एज में वो डिसीजन लेना आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि किसी को इस एज में फील्ड पे ले जाना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है, राइट? वो उनमें जज्बा था, जोश था, वो डेफिनेटली था, बट आपको इसमें कुछ मुश्किलें भी आई होंगी। मुश्किलों की बात जहाँ तक है, सबसे पहला चैलेंज तो इनकी हेल्थ का ही था, क्योंकि बाईपास सर्जरी हो रखी थी, तो एक वो बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो जब स्टेट में इनके 3 गोल्ड मेडल आए और इनका नेशनल में सिलेक्शन हुआ, तो चेन्नई जाना था नेशनल के लिए। तो चेन्नई जब हम खेलने गए और चेन्नई से जब जीत के आए, तब तक तो सब ठीक था। चैलेंजेस सबसे बड़ा हमारे पास सामने जब आया, जब ये नेशनल के अंदर मेडलिस्ट बन के जब इंटरनेशनल इनका सिलेक्शन हुआ फिनलैंड के लिए। एट दैट टाइम एक सोसाइटी का जो पीछे खींचने का एक तरीका होता है, हमें बहुत सा कुछ सुनने को मिला था कि इस उम्र में खिला रहे हैं, कल को कुछ हो गया, बुढ़िया को मार के लाएंगे, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स इन सोसाइटी के जो हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर किया। फिर भी हमने बैठ के डिसीजन लिया। इनसे पूछा मैंने, मैं दादी जी क्या करना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा सा, जब इतनी बैक बाइटिंग आप सुनते हो तो एक छोटा सा कंसर्न आता है कि सोचने के लिए। लेकिन जब हमने इनसे पूछा कि क्या करोगे, तो इन्होंने कहा कि भाई खेलने जरूर जाऊंगी, मेरे को वहां पे कुछ हो जाए तो मुझे उठा के ले आना। तो उसके बाद फिर हमने इनकी दिल की सुनी और हमारा डिसीजन तो था ही खिलाने का, तो फिर पूरे परिवार ने सपोर्ट करके हम इनको फिनलैंड खिलाने लेके गए। और जब फिनलैंड से मेडल जीत के लेके आई, तो उसके बाद वही बैक बाइटर्स हमेशा इनकी तारीफ करते हैं और साथ में इनके साथ इनका वेलकम करने के लिए भी सामने खड़े थे। आई थिंक इनका जज्बा, जोश देख के मैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, एंड आई थिंक पूरा देश ही बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। 3 स्टिचेस के बाद किसी 5 अच्छे, stitches। हाँ 5 स्टिचेस के बाद किसी भी हट्टे कट्टे इंसान को खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, और इन्होंने जो किया है वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। दादी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप ऐसा क्या खाते हो जो इतनी ताकत आती है? देसी खाना खाया करूँ। सुबह 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, 1 गिलास चीज, और शाम को भी 1 कटोरी सब्जी, और पहले तो 3 खाया करती। एक रोटी कम हो रही है, 1-2 ही मैं दोपहरी में खाया करूँ। एक ये स्कूल में आता ना, इनकी बना दे, मेरी भी बना दे। दादी, आपको मजा आता है जब आप बाहर खेलने जाते हो? हाँ भाई, खूब हवा है। मेरी सहेली समाज जी बहुत बढ़िया है। दूसरे देश की सहेली है? ये मन वहाँ ले गए ना,
जी मैं बोली माँ भाई जी न्यू तो बताओ किस के करना मका जी भी ना बताया जी वो न्यू लकीर नहीं है अगर जी जब न्यू ना पा आ गया तो फैर हो जाएगी इसमें आ गया तो आ जाएगी मका वो अक्षित जी चाहिए हाँ मन्ना भाई मेरा नहीं था वो चूना सा नहीं है रख गया वो पड़ा था वैसे था अब यहाँ डट जाओ मैं भाई रुकी कोई ना मैंने पता नहीं था पीछे ने बीच का सारा जनता खड़ी थी थारे जैसे हाँ जी हैं मैं उनका दौरे चली गई मैं बोले दादी रुक जा ए मगा माना रुक मगा जाओ ये ना स्टार्टिंग से गेम में हूँ। जब मैं 2003 में मेरे साथ जो हादसा हुआ था खेतों में जो पंखा होता है उसमें मेरा हाथ कट गया था। ओ तो 2003 से मैंने धीरे धीरे मैंने स्टडी की है। हालांकि मैं गेम से स्टार्टिंग में हूँ, क्रिकेट हुआ है या वॉलीबॉल हुआ, तो मैंने गेम स्टार्ट किया हालांकि 2013 में जनवरी की 15 तारीख से। पहले मैं 100 मीटर किए मैंने, फिर 200 किए, फिर मैंने 400 मीटर करी है, फिर मैंने लॉन्ग जंप किया है, डिस्कस थ्रो किया है। मैंने जैवलिन स्टार्ट किया 2015 में। आपको मोमेंट याद है जब आपने पहली बार जावलिन उठाया, तब आपने सोचा था कि आप इतने सारे अचीवमेंट्स लाएंगे देश के लिए? नहीं, देखो जब मैंने जैवलिन उठाया तो मैं खुद नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक चला जाऊंगा, क्योंकि जैवलिन तो मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया, मैंने वर्कआउट हो चुका था मेरा। उसके बाद मैं वैसे कूल डाउन चक्कर लगाया तो मैंने वैसे ही जैवलिन उठा ली, तो मेरे को अच्छा लगा था। 2015 का दिसंबर का महीना था उस टाइम पे, तो हमारी टीम कहीं जा रही थी, शायद यूएसए पता नहीं कौन सी जगह पे टीम जा रही थी, तो उसके लिए ट्रायल चल रही थी, तो मैंने वैसे ट्राई कर लिया, तो उसमें मेरा अच्छा गया था थ्रो। तो मैंने खुद नहीं सोचा था कि भाई मैं 2016 ओलंपिक खेल जाऊंगा। मेरे को पता भी नहीं था पहले कि ओलंपिक चीज़ क्या होती है। पहले सच बताऊं तो जब मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया, मैं ओलंपिक में पहुंचा, तब मेरे को ये पता चला कि ओलंपिक चीज़ क्या होती है। ओके, तो एक ओलंपिक की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2016 में आप पैरालंपिक्स के लिए गए। आप उस कंपटीशन में शायद 16.5 ईयर्स के थे और आप उस कंपटीशन के यंगेस्ट एथलीट थे। वहाँ पर आपकी 5th पोजीशन आई, जहाँ पर आपके और 3rd एक मेडल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। मुझे ये जानना है कि एज एक 16 साल का बच्चा जो कि उस कंपटीशन के लिए गया है, आपने वहाँ पर क्या सीखा? मतलब आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या थी? देखो उस टाइम पे जब मैं गया था वहाँ पे, मैं बिल्कुल बच्चा था, 16 साल की उम्र में, तो मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, जिसका कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। के पार्ट होता है गेम में कोच का सबसे बड़ा, क्योंकि 2016 ओलंपिक के टाइम पे मेरे पास कोच नहीं था कोई भी, मैं खुद ही गया हूँ वहाँ पे जो ओलंपिक में। तो कोच का, फिजियो का एक टीम होती है पूरी, वो टीम का बहुत ज़्यादा साथ होना ज़रूरी है, तभी कोई खिलाड़ी आगे होता है। फिजियो होता है, कोचेज होता है, भाई होता है, फैमिली होती है, सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही सिर्फ 24 साल के हैं अभी, बट आपकी ये जर्नी 16 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर आपने 2018 में अच्छी परफॉर्मेंसेस की। अभी रिसेंटली आपने एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता है, जहाँ पर आपके और विनर के बीच में सिर्फ 3 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस था जो थ्रो में। तो आप के जो इतने सारी जो मेमोरीज आपने जो क्रिएट करी है, उसमें से सबसे मेमोरेबल मोमेंट या अचीवमेंट मैं एक अगर गिनवाना चाहूँ तो वो क्या होगी? देखो सबसे ज़्यादा मैं अपना ओलंपिक ही मानूंगा 2016 वाला, जो मैंने इतनी छोटी उम्र में मैंने इतना कुछ पाया, वहीं से मैंने सब कुछ सीख के यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहेंगे आप अपनी डाइट के बारे में, जो देसी डाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं? देखो मैं तो सबसे ज़्यादा लस्सी और दही पीता हूँ। ओके, आई थिंक यही चीज़ एक इंटरव्यू में नीरज चोपड़ा ने भी बोली थी, तो मुझे लगता है कि जैवलिन थ्रोअर के लिए ये लस्सी और दूध और दही का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। नहीं, ये तो देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि भाई उसको उसकी बॉडी के किस चीज़ को वो कर रही है, बॉडी के ऊपर बात होती है। राइट। हरियाणा से इतने सारे एथलीट्स आते हैं, राइट? आपको क्या लगता है कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि यहाँ से इतने सारे एथलीट्स निकल के आते हैं? देखो हरियाणा की मिट्टी में कुछ ना कुछ तो है, तभी तो इतने खिलाड़ी निकल रहे हैं। देखो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं हरियाणा के खिलाड़ी, बहुत ज़्यादा।
ये पहली बात, इनके पास आज से 2016 से पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी आज है। आज तो हर ग्राउंड पे कोचेज होते हैं, पहले कोचेज नहीं थे। अब तो और ज़्यादा मेडल आएंगे आगे आगे और हरियाणा के। का जो केज नेम है द साइक्लोन, राइट, वो कैसे पड़ा, राइट? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? किसने दिया? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर नेम? एक्चुअली जब मैं वुशु करती थी तो मैं हमेशा ये रहता था मेरा कि सामने वाले को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, मतलब 1 मिनट में ख़त्म करूँ या कैसे भी। तो मैं एमपी की एक सेक्रेटरी थी सारिका मैम, तो वो भी मुझे लड़कों से फ़ाइट कराती थी कि पूजा जल्दी से फ़ाइट ख़त्म करनी है या मार खानी भी है और मारना भी है। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं या तो नॉकआउट करूँ या फ़ाइट ख़त्म करूँ ऐसे। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि ये केज नेम क्या होना चाहिए, हाँ तू तो एकदम जाते ही ऐसे बिल्कुल जानवरों की तरह मारना स्टार्ट कर दिए, तो तेरा साइक्लोन सही रहेगा नाम। ओके, तो तो व्हाट डू यू लाइक टू बी कॉल्ड एज, पूजा तोमर या द साइक्लोन? अभी तो थोड़ा एमएमए में तो मुझे द साइक्लोन ज़्यादा पसंद है। ओके। लगभग आपको 10 साल हो गए हैं एक्टिवली एमएमए में पार्टिसिपेट करते हुए, राइट? आपने बहुत सारी फाइट्स करी हैं। आपकी सबसे मेमोरेबल फाइट कौन सी रही है अभी तक? मेरी मेमोरेबल फाइट वन चैम्पियनशिप में थी। क्या हुआ कि मुझे जब वन चैम्पियनशिप ने फ़ाइट ऑफ़र की तो मैंने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की पार्क के अंदर। मैंने Okay. कहा कि मुझे समझ नहीं आया, मैं बॉक्सिंग करूँगी तो मेरा ग्राउंड गेम, रेसलिंग नहीं होगा, कभी मैं रेसलिंग करूँगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इधर किया, बट मैं करती थी कि हाँ मैं पार्क में ऐसे मूवमेंट करके मैच गई। तो जैसे ही मेरे साथ जो कॉर्नर का मैंने नाम दिया था, जिसका नाम दिया था उस बंदे ने बोला कि सॉरी पूजा, मुझे वो गवर्नमेंट जॉब में थे कि छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो मैं एक दिन पहले बैठ के 2-3 घंटा रोई। मैंने कहा पूजा तो वहाँ पे कोई जाएगी, एटलीस्ट कोई पानी पिलाने वाला तो हो कि भाई राउंड के बीच में कोई पानी दे दे कि भाई हाँ पी ले। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया। मैंने कहा वो एमएमए प्लेयर है, बट वो मतलब इतनी उनको नॉलेज नहीं थी कि वो चीज़ें हैंडल कर पाए, बट हाँ उन्होंने हाँ बोला कि ठीक है पूजा मैं आ जाऊँगी। तो उनकी नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी, मेरी फर्स्ट डे फ़्लाइट थी। तो मेरे लिए वो जर्नी भी बहुत चैलेंज भरी रही। फर्स्ट टाइम मैं अकेले जा रही हूँ, वो भी कनेक्टेड फ़्लाइट लेके वहाँ से वहाँ तक, और मेरा बैग छूट गया। वो भी बैग पता नहीं उसने फ़्लाइट में पता नहीं कौन सी फ़्लाइट थी, शायद सिंगापुर एयरलाइंस थी, कोई थी, उन्होंने मिस कर दी। ओके। तो उन्होंने बोला कि पूजा आपका ओपन वर्कआउट है ये। फिर मैंने बोला कि आपने ही फ़्लाइट कराई थी, मेरा तो बैग रह गया, अब मैं कहाँ से ओपन वर्कआउट करूँ। तो वहाँ पे एक पाकिस्तान के थे कि वो वहाँ पे काम करते थे, पाकिस्तान के बंदे थे। तो उन्होंने बोला पूजा ऐसा करो तुम हमारी शॉर्ट्स पहन लो। मैंने कहा आपकी शॉर्ट्स पहन लूँ, और उस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान। मैंने कहा आप तो वैसे ही बैन करवा दोगे मुझे, इस पर पाकिस्तान लिख रहा है। बट ये है कि फिर एकदम से उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे रिपोर्ट की और मेरा बैग आ गया, ठीक है बैग वैग आ गया, सब कुछ हो गया। फिर जब फाइट से 2 दिन पहले वार्म अप का टाइम होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैड कैसे करूँ, पैडिंग कैसे कराएंगे। मेरी फ्रेंड कराती थी मुझे कि हाँ ठीक है पूजा जितना हो पा रहा है हम कर लेंगे। बट एक अंदर होता है कि एक कोच साथ में नहीं है, तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फाइट खेलने आए हो। तो मैंने एक फिलीपीन के उससे बोला कोच से कि आप ना बस एक काम कर देना, मेरी फ़ाइट जब हो ना बस बीच में आ जाना, मुझे थोड़ा सा गाइड करने। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ब्लू कॉर्नर में थी, तो ज़्यादातर क्या हो रहा था कि मेरी फ़ाइट आते आते ज़्यादातर ब्लू कॉर्नर जीतते जा रहे थे। ओके। तो फिलीपीन वाला बंदा बोला कि पूजा, पहले तो मुझे रैप करने वाले पूछ रहे हैं कि आपका कोच। मैंने कहा आई डोंट हैव कोच। तो ओ सिट, कोच नहीं है, कैसे आ गई यहाँ पे। मैंने कहा भाई कर देना, तो 2 दिन से मैं टेंशन में हूँ। मैंने कहा ठीक है अभी फ़ाइट खेलने जाना है बस। फिर मैंने उसने फिलीपीन वाले बंदे ने बोला कि पूजा सभी ब्लू कॉर्नर जीत रहे हो, मुझे विश्वास लग रहा है कि तू भी जीतेगी। तो मैंने कहा कहाँ से जीतूँगी, देखी जाएगी। क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो रखी थी कि एक दिन पहले जब इतनी मीडिया आती है ना वन चैम्पियनशिप में, वो सारा इंटरव्यू उस लड़की का ले रहे हैं, प्रिडिक्शन में मुझे 2% जिताया हुआ है। तो मैं ये सारी चीज़ें देख के मैंने वो भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं मुझे सोशल मीडिया देखना ही नहीं है, पर जा रहा था कि क्या चल रहा है। तो बस फिर मैंने कहा सब कुछ तो उसी का हो रहा है, सारी ऑडियंस उसकी जैसे एंटर करती हूँ सब मुझे देख के हु ऐसे। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। बस फिर तो वो फाइट मैंने गुस्से में ही खेली। मैंने कहा सब कुछ गड़बड़ हो ही गई है, ये तो आर या पार।
बट हाँ वो फाइट फिर मैं जीत गई वाओ। और वही फाइट थी जो मैं वन चैंपियनशिप में जीती थी। आपके बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, जैसे आपने अंशुल जुबली का नाम लिया, देयर इज रितु फोगाट हु इज आल्सो डूइंग ग्रेट इन MMA, राइट? उनसे कैसी दोस्ती है आपकी और ये कैसे शुरुआत हुई, लाइक एज फेलो MMA फाइटर्स आप कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं? रितु हमेशा, पहले हमारी सोशल मीडिया पे ही बात होती थी, तो रितु हमेशा जब भी मेरी फ़ाइट होती थी तो वो मुझे ऑल द बेस्ट करके कि हाँ पूजा तू जब अच्छा खेलना, या मैं फ़ाइट अगर मैं फ़ाइट हार भी गई तो उसके बाद भी वो बोलती थी कि भाई नहीं पूजा तू अच्छा कर सकती थी। फिर उसके बाद उसने जब उसे लगा कि भाई हाँ पूजा को थोड़ा मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उसने बोला पूजा सिंगापुर आ, साथ में ट्रेनिंग करते हैं। फिर मैं सिंगापुर गई, फिर हमारी होते होते एक अच्छी दोस्ती हो गई और अब हम मतलब ज़्यादातर साथ में ही रहते हैं। दैट्स रियली रियली गुड। और ऐसे सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल, लाइक यू मेंशन बिल्कुल। कोचेस जिनको आप एक अच्छे कोच का सपोर्ट, एक अच्छी फैमिली का सपोर्ट और साथ ही साथ अच्छे फेलो स्पोर्ट्समैन का सपोर्ट, जो कि तीनों अभी आपके पास हैं। एंड आई होप कि इसको लेकर आप और नए हाइट्स तक पहुंचेंगे, राइट? और इसी से मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, लाइक आपके गोल्स क्या हैं? फ्यूचर अभी वैसे तो मैं MFN में अच्छा ग्रो कर रही हूँ, बट मेरा जो है मेरा एक ड्रीम है कि हाँ मुझे UFC खेलना है, तो मुझे लगता है कि हाँ एक दिन ज़रूर वो मैं पूरा करूँगी। वी ऑल होप कि आपका वो सपना पूरा हो बहुत जल्दी। साथ ही साथ MMA का फ्यूचर क्या है इंडिया में, राइट? और आपको क्या सपोर्ट चाहिए इसको और ज़्यादा नए लेवल तक पहुंचाने के लिए, स्पेशली फॉर द फाइटर्स? MMA का फ्यूचर तो मतलब ऐसा है ना कि अगर आप इंडिया से बाहर देखो कोई क्रिकेट को नहीं जानता है कि भाई हाँ ठीक है क्रिकेट, इंडिया में जितने लोग क्रिकेट के पीछे हैं ना उससे कई ज़्यादा गुना लोग UFC MMA के पीछे कि भाई हाँ UFC देखते हैं, MMA देखते हैं, क्रिकेट कोई नहीं जानता। अगर मुझे लगता है कि हाँ जिस दिन एक बहुत बड़ा इवेंट इंडिया में होगा तो भूल जाएंगे लोग कि क्रिकेट क्या है। मतलब ये ऐसा है ना कि लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि भाई अब क्या होने वाला है, अब किसको लगने वाली है, तो अलग ही है ये स्पोर्ट्स। और मतलब एक इंडिया में मैं अभी रिसेंटली मैंने हरियाणा सरकार को देखा, वो कोई लड़का भी क्या है ये बिग बॉस में जीत के आया तो बिल्कुल उसका हाथ उठा के बोल रहे हैं कि भाई हाँ हम बहुत सपोर्ट। तो मुझे लगा कि ये बिग बॉस के लिए क्या सपोर्ट करना है, वो वहाँ पे तो झगड़े लड़ाई गाली ये तो कुछ जैसे कि हम लोग अपना प्रोफेशनल खेल रहे हैं तो प्रोफेशनल में भी सपोर्ट करनी चाहिए उन्हें। क्या रशिया जो है ना, रशिया है और काफ़ी सारी कंट्री है जो फर्स्ट जितनी भी फोर्सेस है उन्हें MMA ही कराते हैं कि क्योंकि उनको पता है कि भाई MMA एक ऐसा है कि अच्छे से इंसान एक बंदे से अपना प्रॉपर सेल्फ डिफेंस कर सकता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि कोई, ठीक है मैं ऐसा किसी के लिए अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट एक बहुत ही अजीब चीज़ है कि एक बिग बॉस से बंदा जीत के आया आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। पहले क्या होता था MMA में अगर हम गए तो लोग अच्छा इंडियन से फाइट रहे, अरे इजी निकल जाएगी, लेकिन अभी अच्छा इंडियन से फाइट रहे, चलो भाई फाइट देखो, उसका मैच देखो, क्या खेलते हैं क्या मारते हैं, तो अभी लोग सर्च करने लगे। एंड आई थिंक मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पर आप वो इंडिया वाला फ्लैग लेकर जब आपने MFN में बेल्ट जीती थी और आपकी आंखों में वो दिख रहा था, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में वो दिख रहा था कि आपको नेशन के लिए कुछ करना है, राइट? तो उस फीलिंग के बारे में बताइए, जब वो फ्लैग आपके जर्सी पे आता है या जब आप उस फ्लैग को उठाते हैं तो वो क्या फीलिंग होती है, एंड उससे आपके अंदर भी कुछ स्पेशल कॉन्फिडेंस आता होगा? हाँ मतलब उसके बारे में अगर आप सोचते हो तो आपको एक गूज़बम्प आ जाता है कि भाई हाँ मैं फ़ाइट से पहले मैं ये सोची थी कि अगर तू विन कर गई तो कितनी अलग खुशी होगी, वो मतलब अलग ही लेवल होता है वो ना, मतलब कि आपके सामने स्ट्रॉन्ग फाइटर हो कि भाई हाँ मुझे फ़ाइट करनी है वो, बट वो जीत के बाद जो वो फ्लैग आपके हाथ में होता है तो
सारी चीज़ें फीकी लगती हैं। मतलब जितना भी स्ट्रगल लाइफ में जो भी देखा है वो एक साइड, और वो जो एक मिनट की जो फीलिंग है ना वो अलग है। कबड्डी की एक बहुत लंबी जर्नी रही है। एक समय था आज से 7-8 साल पहले जब शायद जो कबड्डी के स्टार्स होते हैं उनका इतना नाम नहीं था, इतने लोग उन्हें जानते नहीं थे। बट आज के टाइम पे देखा जाए तो जो कबड्डी के स्टार्स हैं उनके साथ लोग सेल्फीज चाहते हैं, ऑटोग्राफ चाहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम ने एक पूरा सफर ट्रैवल किया है, और आप इस खेल से उस समय से जुड़े हुए हैं जब शायद इस खेल के बारे में उतने लोग नहीं जानते थे। देखो कबड्डी मैंने शुरू की थी 96 के करीब शुरू करी थी। गांव में अच्छी टीम होती थी हमारे गांव के, हमारे जो सीनियर थे वे खेलते थे, तो उन्हीं को देख के कबड्डी शुरू की थी। मेरे बड़े भाई खेलते थे, मैं नहीं खेलता था, तो ऐसे ही यार दोस्त बोलने लगे भाई चल चल कबड्डी खेल ले। तो एक दिन चला गया ग्राउंड पे, तो पहले ही दिन इतना मज़ा आया कि मगर यार ये तो ठीक है यार। तो उस दिन शुरुआत हो गई थी पहली बार जब गया, उसके बाद में कंटिन्यू हो गया था। ये लगा लो 97 में मैंने स्कूल नेशनल खेला था अंडर 19 का, और इतना जल्दी मतलब मैं इस खेल में आगे बढ़ा हूँ कि मुझे सीनियर लेवल पे आने में मुश्किल से 2 या 3 साल लगे थे। 2000 में मैं सीनियर नेशनल और नेशनल गेम हुआ था पटियाला में। नेशनल गेम में मेरा गोल्ड आया था, अपनी दिल्ली टीम का गोल्ड आया था। 32 साल बाद मतलब दिल्ली जीती थी नेशनल गेम में। 2003 में इंडिया टीम में मैं आ गया था पहली बार। तो इतनी जल्दी ग्रोथ किया, उसका कारण यही था कि मेहनत। देखो खिलाड़ी को किसी गेम का भी होकर वो मेहनत करेगा, दिल से करेगा, बिल्कुल वो जरूर कामयाब होगा। ये नहीं है वो थोड़ा हाँ देर सवेर हो सकती है, लेकिन उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। और यही रीज़न था कि बस एक ये एम बना लिया था। स्टार्टिंग तो की कबड्डी खेलना है वैसे एक जॉब के लिए, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे बातों का पता चल गया, भाई इंडिया के लिए खेलना है, अर्जुन अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है वो भी लेना है। तो उन चीज़ों को माइंड में रख के मैं आगे बढ़ता चला गया, और मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, इस कबड्डी की बदौलत ही पहुंचा। उस टाइम के बारे में बताइए, जो प्रो कबड्डी लीग से पहले का जो टाइम था, जो आप इंटरनेशनल खेल रहे थे, उसके बारे में थोड़ा। वो टाइम देखो मैंने प्रो कबड्डी का टाइम बिताया, कई साल में खेला। हाँ जी। और वो जो टाइम था हमारा, मैं सच बताऊं वो टाइम द बेस्ट था। ओके। क्योंकि उस टाइम मेरे इस टाइम में दिन रात का फर्क है। उस टाइम पे एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता था खिलाड़ियों में। प्रैक्टिस करने के बाद एक हंसी मजाक सा बैठ के सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके अच्छे से घुल मिल के रहते थे। 2000 ये लगा लो, मैं सीआरपी जब छोटा मैंने रेलवे ज्वाइन की, मेरा हाथ टूट गया। ओके। हाँ, तो उसमें प्लेट डली थी साथ में, तो मैं तकरीबन 1 साल कबड्डी से दूर रहा था। ठीक है। मैं ग्राउंड पे जाता था, अपने साथियों को प्रैक्टिस करते देखता था, तो बड़ा दुख होता था कि यार मैं पीछे जा रहा हूँ। लेकिन हमारे सीनियरों ने हौसला दिया कि नहीं जल्दी रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे वो ये हाथ रिकवर हुआ होने के बाद क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं समाज में जो क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं अब तो ये हो गया, खत्म हो गया, मतलब आप समझ सकते हो। तो बस दिमाग में ये था भी कैसे भी चलो, ये मेरे कर्म की चोट थी, ये मुझे लगी, लेकिन इस चीज़ से निकलना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े। धीरे धीरे वो हाथ ठीक हो गया, धीरे धीरे मैं मेहनत करने लग गया। 2003-4 का वर्ल्ड कप में खेला पहला, 4 के बाद फिर 5 एशिया चैंपियनशिप खेला, 6 का एशियन गेम मेरा फर्स्ट। उसके बाद फिर मतलब कहने का मतलब है 14 तक मैं खेल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू खेल रहा हूँ। अगर कोई भी इवेंट, कोई भी टीम बाहर जा रही है इंडिया टीम की, तो मैं उसमें जरूर जाता। 10 का एशियन गेम खेला, 14 का एशियन गेम, 3 एशियन गेम खेला। मेरे साथ एक राजस्थान का लड़का है, वो खेला नहीं, तो 3 एशियन गेम कोई नहीं खेला है। 2 बार वर्ल्ड कप में खेल रहा हूँ, कोई नहीं खेला है 2 वर्ल्ड कप। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। हम बहुत इंजॉय करते थे, यार दोस्त मिलके अच्छा हंसी मजाक भी करते थे, और ऐसे कंपटीशन में मेहनत करते थे। हम कैंपों में रहते थे एशियन गेम के या और किसी भी टूर्नामेंट के लिए, तो बड़ा मज़ा आता था एक दूसरे के साथ कम्पीट करके, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, हंसी मजाक करना। आप एक बहुत अच्छे लीडर भी रहे हैं। आपने प्रो कबड्डी लीग में भी कैप्टनसी की है, इंडियन टीम की भी कैप्टनसी की है, इंडियन टीम को मेडल भी जिताए हैं बहुत सारे। उसके बाद आप कोच भी रहे हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप एज अ कोच, एज अ कैप्टन किन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं अपनी टीम और अपने सारे प्लेयरों को साथ ले जाने के? देखो जब मैं कप्तान बना था टीम का, मैं 2010 के एशियन गेम में भी कप्तान था और 14 गेम। अनूप मेरा अच्छा दोस्त होता था, आज भी है। हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती थी। हम यू मुंबई के साथ 2 सीजन हम इकट्ठे खेले। मैं सिर्फ अपनी टीम को यही कहता था, कभी भी किसी के साथ हमारा मैच होता था तो मैं अपने सभी खिलाड़ी को जो अंदर खेलते थे उनको खुश रखता था।
जी। क्योंकि उसमें कुछ जूनियर खिलाड़ी भी होते थे। हाँ जी। मैच अप डाउन चलता रहता है, तो उसमें मैं उनको सिर्फ ये कहता कुछ नहीं है, अगर हम पीछे भी हैं हम जीत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इसको वापसी करेंगे। अगर हम आगे हैं तो मैं उनको बोलता था अभी मैच गया नहीं है, अगर आप और कॉन्फिडेंस करोगे तो हम मैच हार भी सकते हैं। बिल्कुल। इस चीज़ को यहीं से मेंटेन करो। कहने का मतलब ये है, जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है, टीम पीछे चलती है, तो वहाँ मेरा क्या रोल है, कोच का या मतलब सॉरी कप्तान का क्या रोल है। मेन रोल तभी कप्तान अदा करता है जब टीम पीछे होती है, कि अपने जूनियर खिलाड़ी भी हैं उसमें, उसको कैसे मोटिवेशन दे के उनसे परफॉर्मेंस निकलवानी है। तो वो एक टाइम ऐसा होता है, और उसमें मैं हमेशा अपने खिलाड़ियों को खुश रखता था, बिल्कुल। क्योंकि वो पल ऐसे होते हैं, अगर आप पीछे चल रहे हैं तो माइंड में एक हार भी होती है। मैं आपको बताऊं 2014 एशियन गेम था जो, हम 8 पॉइंट पीछे थे ईरान से, ओके। 4 वे बचे थे, 5 हम थे। तो ऐसे ही हाफ टाइम के बाद अनूप आया, बोला तू हंस रहा है, हम पीछे चल रहे हैं। मैं अनूप को बोला कि अनूप भाई, अगर आप और मैं सीनियर हैं, अगर हम नर्वस रहेंगे, उदास रहेंगे, तो हमारे जो जूनियर बच्चे हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो हमें खुश रहना है, हम खुश रह के उनसे परफॉर्मेंस निकलवा सकते। और यही रीज़न था, सच बताऊं, कि हमने ये एहसास नहीं होने दिया। ठीक है, हमें टेंशन थी, अंदर बहुत टेंशन थी कि हम 8 पॉइंट पीछे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैंने वो चीज़ बाहर नहीं निकलने दी अपने अंदर से। अपने खिलाड़ियों को ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे कप्तान उदास है, नाराज़ है, पता नहीं उनकी भावनाएं क्या सोच रही हैं। और यही चीज़ होती है एक अच्छे कोच का और एक अच्छे कप्तान का, यही होता है कि टीम को संभाल के रखे। बिल्कुल। कहने का मतलब ये टीम को संभाल के रखे। पहले आपकी ट्रेनिंग किस तरह की होती थी? मतलब आज तो ये मैट्स ये सब आ गए हैं, आपके टाइम पे कैसी ट्रेनिंग होती थी? देखो हमारे टाइम पे भी हमारे से बड़े थे, उनके टाइम पे भी मट्टी का खेल था, मट्टी में खेलते थे। तो वो जो कोच होते थे, जो जॉब नहीं लग पाते थे, वो मतलब प्रैक्टिस करने लग जाते थे, फिर वो धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई कबड्डी में, तो खेलती गई। और ये जो मैट की कबड्डी होती है, मिट्टी की कबड्डी होती है, आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? देखो पहले मट्टी में खेलते थे तो मट्टी में आता था, फिर मैट के आ गई तो मैट, जब मट्टी पे खेल के आते हो आप, मैट पे आते हो, तो स्पीड भी में थोड़ा फर्क हो जाता है, स्पीड भी बढ़ जाती है प्लेयर की। तो ये मैं तो मानता हूँ कि ज़्यादातर यही होता है कि मट्टी में खेल के आने से स्पीड ग्राउंड में ज़्यादा आती है। ठीक है। और उस टाइम पे आपके कोई रोल मॉडल रहे होंगे, मतलब जिनको देख के आपने सोचा होगा कि हमें इस लेवल पे पहुंचना है, तो कौन थे? देखो प्रो कबड्डी देखते थे जब यही थे, मतलब सेकंड सीजन से मैंने शुरू किया था, सेकंड सीजन में प्रो कबड्डी में आया था, तो ये सीनियर थे। जैसे मेरे गाँव में कुलदीप है, कुलदीप नरवाल है, मैं उसको देख के मतलब कबड्डी देखता हूँ, उसकी बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उसी को मानता हूँ अपना रोल। ठीक है। और बचपन में आपके कोचेस वगैरह कौन थे? कहाँ पर आप प्रैक्टिस करते थे? मैं गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, गांव के मेरे कोच हैं नरेश नरवाल, वो ही हमारी प्रैक्टिस कराते हैं। तो अभी आपने बताया कि 2015 में आपको 15 पहला मौका मिला जी। बेंगलुरु बिल्कुल। बुल से, तो उसके बारे में बताइए। इतने बड़े स्टेडियम में लोगों के सामने खेलना, वो पहला एक्सपीरियंस? पहले देखो मैं सीजन 2 में गया था बेंगलोर बुल्स में, वहाँ बहुत सीनियर प्लेयर थे, जोगिंदर नरवाल, मंजीत है, अजय ठाकुर है, और भी चरलादन है, और बड़े बड़े प्लेयर थे वहाँ। मतलब जितना भी मौका मिला, मतलब वहाँ मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके मतलब थोड़ा वो तो हो जाता कि मतलब यहाँ कहाँ आ गई। तो ये था, उन्हें जितने मैच कराए, 1-2 में शायद मेरे को 8-9 मैच कराए थे, 8-9 नंबर मिले थे। हाँ जी। हाँ ठीक है। और जो पहली बार आपने देखा, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बड़े सितारे हैं स्टेडियम में, अंदर से क्या फीलिंग रहती थी उस टाइम पे? यही होता था कि भाई अब देखो ये सीजन तो गुजर गया, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन में मैं पटना में गया, तो वहाँ से मेरे को मतलब खेलने का शुरू से ही मौका मिला, तो वहाँ से मैंने अपना गेम दिखाया, तो कोच से जो कोचेज होते हैं उनको भी भरोसा हुआ, जैसे कि मेरे कोच साहब हैं, उनने भी मौका दिया शुरू से ही, तो मैंने वहाँ अपना खेल दिखाया, तो मतलब वहाँ से वो बढ़ते बढ़ते चले गए। एक बारी इसी जर्नी के बारे में बताइए। आप पटना पायरेट्स के जब साथ थे जी, 5 साल तक आप पटना पायरेट के साथ रहे, 3 साल आप लगातार प्रो कबड्डी लीग जीते, जी भैया, टॉप स्कोरर रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। इस जर्नी के बारे में बताइए, और खासकर जो आपके कोच राम मेहर सिंह जी थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनके साथ आपकी कैसी ट्यूनिंग थी, जो क्योंकि बहुत चर्चा होती है इस बारे में। देखो जब पटना में गए, पटना के कोच राम मेहर कोच साहब थे, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब अब
वैसे सेकंड सीजन से गया था, थर्ड सीजन से मतलब वहाँ से मेरे को खेलने का मौका मिला, तो वहाँ से मैंने अपना गेम दिखाया। तो मतलब कोच का रोल होता ही है कि पहले बात तो कोच का रोल ये होता है कि उनको मौका देना होता बच्चे को। वहाँ से मेरे को फुल मौका मिला, पूरी सपोर्ट मिली, तो मतलब मैंने अपना गेम दिखाया, तो वहाँ से मतलब चलते गई। ठीक है। अब पहले सीजन जब आप पटना पायरेट्स के साथ थे, आपने फर्स्ट वो ब्रेक मिला कि मतलब कि रेड पॉइंट्स और ये सब आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़े। जी ठीक है, आपने एक नया ट्रेंड सेट किया कि भाई इतने रेड पॉइंट्स भी एक प्लेयर ला सकता है। आपने क्या अलग किया था उस टीम में आने के बाद? देखो उस टीम में आने के बाद ये था कि मतलब उसमें इतने ज़्यादा मतलब सीनियर प्लेयर तो दे, मतलब वो मौके की बात हो जाती है, किसी को मौका मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो जिसको मौका मिलता है तो अपना गेम दिखा देता, तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता ही। तो एक बार उठ गया तो उठ गया। तो वही मतलब होता है कि मतलब प्लेयर का किसी को मौका मिलना भी हो जाता है, किसी को ना भी मिलता। तो अच्छे बहुत प्लेयर अच्छे जिसको मौका भी नहीं मिलता। तो भैया इसी चीज़ पे एक किसी भी टीम के लिए 3 टूर्नामेंट जीतना बहुत बड़ी बात है। जी ठीक है, बिल्कुल। आपको क्या लगता है टीम को ऐसा क्या करना चाहिए, वो कोई भी टीम हो सकती है, कबड्डी नहीं किसी भी टीम के लिए, कि वो ऐसे टूर्नामेंट्स में जीत हासिल कर? देखो पहली बात तो डिसिप्लिन में रहना चाहिए, उसे साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जो कोचेस करा रहे हैं मतलब वो गलत तो नहीं कराएगा, कोई भी कोचेस होगा कोई गलत तो नहीं प्रैक्टिस कराएगा। हाँ मतलब उसकी मान के मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो करा रहा है उसे थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। जी ठीक है। अब एक स्पेशल चीज़ के बारे में बात करते हैं, डुबकी, जिसके लिए आप फेमस हो। मतलब जी भैया। वो जो स्किल है वो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। लाइक आप डुबकी किंग भी माने जाते हैं। उसकी कहानी बताइए। वो देखो प्रो कबड्डी में पहले कोई भी दुबकी नहीं मारता था। ये ट्रेंड ये मान लो कि मैंने स्टार्ट किया है दुबकी मारने का। तो मैंने इसको भी सुना था कि मेरे गांव में एक पहले सीनियर खिलाड़ी होता था अंग्रेज नरवाल, वो दुबकी मारता था। मैंने आज तक उसको देखा भी नहीं, मतलब खेलते भी नहीं देखा। वैसे तो मेरे गांव का है, मैंने वैसे तो मिलते रहते हैं, बहुत सीनियर भी है। हाँ जी। तो मतलब फिर वहाँ से मेरा ये लग रहा है कि मैंने खुद ही अपना ट्रेंड यूज किया है। ठीक है। तो डुबकी का जो कोड है वो अभी तक कोई नहीं क्रैक कर पाया है। ठीक है। हाँ देखो धीरे धीरे बच्चे हैं, वो भी अभी नए बच्चे आ रहे हैं, वो भी मार लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मतलब मानना यही है कि मैंने प्रो कबड्डी में दुबकी मैंने शुरू की थी।